दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट पे आते हैं। काफी शानदार है, काफी शानदार लिखा है। अच्छा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है। हम लोग एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, आज स्कीम भी पढ़ेंगे, तो काफी कुछ है आज के सेशन में। ओके, हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। इनसाइड जॉब हटाओ, ये वाली लाइन हटाओ, इनसाइड यू। ओके, जॉब से क्या मतलब है वो भी बताता हूँ। जॉब लिख लो, वर्क लिख लो। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लाइफ में खुशियां ढूंढ रहे हैं तो खुशियां कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशियां आपके आसपास ही हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेइंग चेस, ओके, आप उसमें खुश हो सकते हैं। ठीक है, आप जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अब बहुतों की तो शकल उतरी हुई होगी, अरे यार आज तो आधा घंटे लेट स्टार्ट किए। अब खुशियां ढूंढो, सेशन हो तो रहा है, पॉजिटिविटी ढूंढा करो। ठीक है, मेरे साथ अगर वक्त बिताओगे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं पॉजिटिविटी ढूंढने की, कैसे चीजों को, मतलब चीजें अगर खराब भी हो रही हैं तो उसमें से भी कैसे पॉजिटिविटी ढूंढी जाए। तो पॉजिटिविटी ढूंढो, खुश होना सीखो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपकी स्टडी हो। मैथ कर रहे हो तो बोझ मत बनाओ, रीजनिंग कर रहे हो बोझ मत बनाओ, इंग्लिश कर रहे हो बोझ मत बनाओ, जीए कर रहे हो बोझ मत बनाओ, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। जब आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ना तो वो आपकी खुशियों का पार्ट बन जाता है। ओके चलिए ठीक है, आपको कहीं एंटरटेनमेंट के लिए शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट मतलब ये है कि सेल्फ हैप्पीनेस वो आपको खुद ब खुद मिलने लगेगी, बशर्ते आप चीजों को लेकर समझ पाए कि हाँ, यहां पर मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। ओके, यहां पर मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। क्लियर है? देखो, मैं अपनी सच्चाई बताता हूं कि सेशन लेट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। ना इधर उधर की कोई बात नहीं। मेरी आंखें खुली थी 6:32 पे। आज माँ भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, छोटा भाई भी नहीं है घर पे, तो सिर्फ मैं। तो दोस्त, मेरी आंख खुली 6 बजे। अब कभी कभी क्या होता है कि मैं लेट भी हो जाता हूँ, सोता रह जाता हूँ, तो या तो माँ जगा देती है, या तो पापा जगा देते हैं, या तो छोटा भाई जगा देता है, क्योंकि उनको पता है लेट नाइट थोड़ा सोता है। तो आज वो भी नहीं हो पाया, माँ नहीं थी, पापा नहीं थे, तो भाई अकेला था, तो अकेले में मतलब वही हो गया, ये सोता रह गया। तो फाइनली जब उठ पाया तो उसके बाद सिर्फ मैं न्यूज़ लेकर आ पाया हूँ। आज एमसीक्यू नहीं करेंगे, बट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करना, कंटेंट वाइज 0.01% की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉइंट, वैसे आज सीपीआई इन्फ्लेशन गिर गया है, बट कंटेंट वाइज आपको कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल एक नंबर कंटेंट रहेगा। बस इतना कहूंगा कि लाइफ में खुशियां ढूंढनी नहीं चाहिए, खुशियां मिल जाती हैं, बशर्ते आप अपने आसपास के माहौल में ही कहीं ना कहीं खुद को ढालना या उसको एंजॉय करना सीख जाए, चाहे स्टडी हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1 मिनट का टाइम लूंगा, बस 1 मिनट। आज डबल वैलिडिटी शुरू हो गया है। डबल वैलिडिटी मतलब आप लोग जानते हैं ना, बैंक महापैक जो है, या इवन कोई भी लाइव क्लास होती है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होगी, उस पर एक्स्ट्रा 6 मंथ वैलिडिटी मिलेगी, 12 मंथ के साथ मिलेगा। और जो 12 मंथ वैलिडिटी होती है उस पर 24 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, बैंक महापैक जो 6+6 मंथ वाला है बेटा, इसका जो प्राइस है इट इज 2860, और जो 12+12 मंथ वाला बैंक महापैक इसका प्राइस है 3696। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा 12, ये 6+6 वाले के साथ जाइए, 12 महीने का बैंक महापैक लीजिए। इसमें आपका एनआरएस-सीटी भी इंक्लूड होगा, और इसमें आपको सभी फैकल्टी की सभी क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये रहा 6+6 वाला। ठीक है, 6+6 2860 का 3696 12+12 मंथ। इसके लिए आपको कोड लगाना है Y168@247, एप्लीकेशन को विजिट कर लेना, या फिर adda247.com पे, वैसे ऐप पे जाना, तब जाकर ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको मेरा वॉरियर 8.0, 7.0, स्टैटिक जीके 2.0, एसबीआई मोबाइल में अलार्म लगाओ। हाँ बेटा, मैं भी शहर में रहता हूँ, मेरे पास भी छोटा मोटा मोबाइल है बेटा, अलार्म तो लगाता हूँ। कभी कभी इतनी गहरी नींद होती है ना कि अलार्म ही नहीं पता चलते हैं। ठीक है, बट शुक्रिया, इस प्रकार के आप जो सजेशन देते हो ना, मुझे कभी मिले नहीं है बेटा, तो मिल जाते तो मुझे ऐसा लगता है हो मैं इस भूलोक पर कहाँ था, अभी तक कहाँ था इस भूलोक पे, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी सुविधाएं यहाँ पर हैं, और मैं इन सुविधाओं के अभाव में इस स्थिति से मेरे दोस्त गुजर रहा हूँ। आगे से ध्यान रखूंगा, तुम लोग ऐसी सजेशन देते रहा करो। 130th एडिशन ऑफ 130वां जो एडिशन है डूरंड कप का 2021 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो दोस्त, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 130th एडिशन होस्ट किया जाएगा, किसका? डूरंड कप का। अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डूरंड कप। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि संस्करण कौन सा है, तो बेटा इट इज 130th एडिशन, 130वां संस्करण, और ये कहां पर हुआ था? कोलकाता में। कहां पर होगा? सॉरी, कोलकाता में होगा। अब जरा समझना ध्यान से,
ये हम लोग कितनी दफा पढ़ चुके हैं? डूरंट कप। डूरंट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट दोस्त? फुटबॉल। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप आपका। इसके अलावा बंदोदकर ट्रॉफी, कन्फेडरेशन कप, कोलंबो कप, ये भी फुटबॉल से। डीसीएम टूर्नामेंट फुटबॉल, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, एफए वर्ल्ड कप फुटबॉल, कलिंगा कप फुटबॉल, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी सुब्रतो। तो बेटा सुब्रतो, संतोष, रोबर्ट्स, कलिंगा, ये तो फेमस है। ठीक है, फीफा तो आप लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बच्चे बच्चे को याद है। तो कलिंगा कप एग्जाम क्वेश्चन, रोबर्ट्स कप एग्जाम का क्वेश्चन रहा, संतोष ट्रॉफी एग्जाम का क्वेश्चन, सुब्रतो कप फुटबॉल। इसमें कोलंबो कन्फेडरेशन बंदोदकर ट्रॉफी याद रखना, डूरंट कप बीसी रॉय ट्रॉफी। क्लियर है? ये बेटा सारे के सारे इंडिया के हैं। ये सारे के सारे जितने भी इवेंट है ना बेटा, ये इंडिया के हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो वेस्ट बंगाल की बात आई तो वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, फिर दोबारा से चुनी गई थी। और यहाँ के जो गवर्नर का नाम है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम है, वो है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल रिलेटेड सरकारी योजनाओं की बात करें कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, तो एक योजना जो चल रही है वहां पर वो है मां कैंटीन। मां कैंटीन, ओके। दूसरा है लक्ष्मी भंडार योजना, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट। ठीक है, मां कैंटीन, लक्ष्मी भंडार। तीसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। और एक है बेटा द्वारे राशन। ठीक है, द्वारे राशन। और स्मॉल सेविंग स्कीम के कलेक्शन के मामले में, स्मॉल सेविंग स्कीम के कलेक्शन के मामले में जो स्टेट टॉपर है, ये भी बेटा कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। नाम याद रखना आपको, वेस्ट बंगाल। क्लियर है? इतना सभी के क्लियर होना चाहिए। एक बार यार सेशन को शेयर कर दो। अगर क्वाड कंट्री, क्वाड नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। यही तो है बेटा चार क्वाड नेशन। और इन चार क्वाड नेशन के बीच में एक एक्सरसाइज होती है मालाबार। तो ये मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी कहां पर? कोस्ट ऑफ गुआम में। तो क्वाड कंट्री नेवीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विल बी कंडक्टेड एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज फ्रॉम अगस्त 21 कोस्ट ऑफ गुआम। कहने से तात्पर्य यहां पर कवि का कि जो ये एक्सरसाइज है मालाबार, ये चार देशों के बीच में होती है। और ये चार देश कौन से हैं? आंसर बनता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इस एक्सरसाइज का नाम मालाबार है और ये कहां पर होगी? गुआम में होगी। बात खत्म। अब जरा समझो, यहां यूएस का नाम आया है, जापान का नाम आया है। भारत की इन देशों के साथ बायलेटरल एक्सरसाइज भी होती है, द्विपक्षीय एक्सरसाइज भी होती हैं। ओके, तो बायलेटरल एक्सरसाइज देखिए जापान के साथ भारत की कौन कौन सी होती हैं। जापान के साथ जरा देखना मेरे भाई, जापान के साथ एक धर्म गार्जियन, ओके, सहयोग काइजन, सिन्यू मैत्री और जिमेक्स। ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज होती। कौन कौन सी? धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, सिन्यू मैत्री और जिमेक्स। ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज हो गई। और जिमेक्स का फोर्थ संस्करण, फोर्थ एडिशन नॉर्थ अरब सागर में रहा था। यूएस के साथ भी भारत की चार एक्सरसाइज हैं। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रंप। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रंप। ओके, ठीक है बेटा, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर त्रंप और कोप इंडिया। कोप इंडिया, टाइगर त्रंप अभी हुई नहीं है। युद्ध अभ्यास कहां पर हुई थी? 16th एडिशन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और वज्र प्रहार कहां पर हुई थी? हिमाचल प्रदेश के बकलौ में। और वो भी कौन सा संस्करण था? 11th एडिशन था। क्लियर है बेटा? आज पहली क्लास लेने वाला हूं आरआरबी पीओ की, क्लर्क की, एसबीआई मेंस के रिगार्डिंग। आज 12 बजे उस सेशन में जरूर जुड़िएगा। आज जो 12 बजे का सेशन होने वाला है बेटा, उसको गलती से स्किप मत कर देना। आज 12 बजे के सेशन में पहला दिन होगा तो काफी कुछ चीजें बताऊंगा, तो जुड़ना जरूर। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं लिंक करूंगा यहां पर। जब यहां पर यूएस की भी बात हुई है, जापान की भी बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया की भी बात हुई है। असल में यूएसए मेडल टैली में पहले नंबर पे रहा है, जापान मेडल टैली में तीसरे नंबर पे रहा है और ऑस्ट्रेलिया मेडल टैली में छठे नंबर पे रहा है। और अपना प्यारे भारत ने जो सर्वोच्च परफॉर्मेंस दी है, वो कहता है कि आसपास नहीं, तुमसे मैं दूर ही रहूंगा बेटा, पता नहीं ने क्या दिक्कत है, 48वें नंबर पे रहा है।
जो यूएसए है इसने टोटल मिलाकर 113 मेडल अपने लिए जीते थे। जापान ने टोटल मिलाकर 88 मेडल जीते। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल मेडल दोस्तों 46 अपने नाम किए थे। और इंडिया ने टोटल मेडल जो जीते थे इट वाज 7। आपको याद रखना कि यूएसए के मेडल में गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, ब्रॉन्ज कितने थे। गोल्ड मेडल 39, सिल्वर मेडल 41 एंड ब्रॉन्ज मेडल वाज 33। ओके, जापान में मैंने कहा था टॉप 3 तो याद रखेगा, टॉप 3 तो आपको याद रखने हैं। तो जापान में टोटल मेडल 58 थे, 58 में 27, 14 और 17, 27, 14 और 17। लगे हाथ चाइना भी पढ़ लेते हैं, वैसे चाइना के साथ भी भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। और चाइना ने टोटल मेडल जीते थे 88, जिसमें गोल्ड रहे थे 38, ओके, ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल रहे 32 और ब्रॉन्ज मेडल रहे थे बेटा इसमें 18। और इंडिया के जो टोटल मेडल रहे थे इसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहे थे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। नेक्स्ट सीखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम्ड लैंडमार्क फ्रीडम मूवमेंट इवेंट एज काकोरी ट्रेन एक्शन। दोस्त इस न्यूज को जरा ध्यान से समझना। जो काकोरी कांड कहा जाता था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये एक ट्रेन रोबरी रही थी जो कि काकोरी में टुक प्लेस हुई थी। ये लखनऊ के पास एक गांव है। 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। 9 अगस्त 1925 की घटना है। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, या यूं कहें उस ट्रेन को लूटा गया था। और उसी का नाम बदलकर अब कांड वर्ड या कॉन्स्पिरेसी वर्ड ना यूज करते हुए अब इसका नाम क्या है बेटा, काकोरी ट्रेन एक्शन। ओके, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड लैंडमार्क फ्रीडम मूवमेंट इवेंट एज काकोरी ट्रेन एक्शन while paying tribute to the revolutionaries who were hanged for robbing a train at काकोरी to buy weapon। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में ट्रेन को लूटने के लिए फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, श्री राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, अशफाक खान साहब थे, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बिलोंग करते थे, जिसके द्वारा इस रॉबरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्हीं के द्वारा रॉबरी को कंसीव किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। 9 अगस्त 1925 की डेट याद रखना। लखनऊ के पास काकोरी एक गांव है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखना। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 अगस्त। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? तो आज का दिन है 13 अगस्त है। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को अगस्त के 13 तारीख को मनाया जाता है। अब हमारे लिए पूरा का पूरा अगस्त इंपॉर्टेंट बनता है बच्चा। अब ये अगस्त जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे तो क्लियर है। 1 अगस्त को कौन सा डे रहा? 1 अगस्त सर, 1 अगस्त को डे था नेशनल वीमेन राइट डे। नेशनल वीमेन राइट डे, ओके, नेशनल वीमेन राइट डे 1 अगस्त को रहा। फिर बेटा 3 अगस्त को, सॉरी 3 नहीं 6 अगस्त को, 6 अगस्त को कौन सा डे रहा था सर? हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे। और ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे भी कौन से नंबर का था, जरा प्लीज ये और बता दीजिएगा। ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे किस नंबर का था? 7 अगस्त को रहा था नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे। और ये नेशनल हैंडलूम डे का एडिशन कौन सा था? इट वाज 7th एडिशन, 7वां संस्करण था। 8 अगस्त को रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है बेटा, इसकी एनिवर्सरी रही थी और इट वाज 79th एनिवर्सरी। ये 79th एनिवर्सरी थी। 34th, अच्छा, ट्राइफाइड का 34th फाउंडेशन डे रहा था। फिर 9 अगस्त को हम लोगों ने 2 डे देखे थे। एक तो था नागासाकी डे, नागासाकी डे, ठीक है, नागासाकी डे। और एक था इंटरनेशनल या यूं कहें वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे विश्व आदिवासी दिवस बोलिए, या फिर इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। स्वदेशी लोगों का दिवस भी 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया।
बेटा 10 अगस्त को फिर डे आया आपका, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और इसी दिन रहा वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड लायन डे, ये 10 अगस्त को रहा था। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, ओके, इंटरनेशनल। और नेशनल यूथ डे कब आता है? 12 जनवरी को, ये भी याद रखेंगे। और 12 अगस्त को एक और डे रहा था वर्ल्ड एलिफेंट डे भी, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और 13 अगस्त को आगे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। आशा करता हूं बेटा यहां तक सारे जितने भी डे होंगे अगस्त के, वो सारे के सारे आपके क्लियर होंगे। कोशिश किया करिए जब जब मैं रिवाइज कराऊं तब तब तो रिवीजन करें, जब खुद से भी रिवीजन करें तो सारे एक साथ करें, ठीक है? सारे के सारे खुद से कोशिश किया करो एक साथ रिवाइज करने की। Which edition of Durand Cup 2021 scheduled to be held at Kolkata from 5th of September to 3rd of October? तो दोस्त ड्यूरेंट कप 2021 का कौन सा संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक आयोजित तो होने वाला है? देखो मेरे लिए ये दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं ऑप्शन जो सेट करके लेकर आया हूं उसका पर्पस इंडेक्सेस को भी रिवाइज कराना है। वैसे आंसर तो यहां पर ये है कि जो ड्यूरेंट कप होगा कोलकाता में, इट विल बी 130th एडिशन, ये 130वां संस्करण होगा। लेकिन 121st ये भारत की किस में रैंकिंग रही है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसको याद रखिएगा। 140 किस में रही थी? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया किस नंबर पे रहा था बेटा? जो ग्लोबल जेंडर 140वें नंबर पे रहा था। 139वें नंबर पे भारत किस रैंकिंग में रहा था? एनी आइडिया? 139th प्लेस इंडिया। सर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ओके, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 139th प्लेस पे रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और अलग से याद रख लेना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्योंकि 140 के आसपास उसकी रैंकिंग भी है फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया 142nd। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142nd हो गया। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया 121 हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भारत 140 हो गया। 135 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया बेटा किस नंबर पे है? 135वें नंबर पे रहा है, 135th प्लेस पे रहा है। अभी रुकना नहीं है, अभी थमना नहीं है। हम लोगों ने एक कप पढ़ा था जिसका नाम था, जिसे इक्वेडर होस्ट करने जा रहा था। इक्वेडर होस्ट, यार मैं स्किप कर गया हूं, क्या नाम है उसका कप का? जरा प्लीज बताएंगे बेटा, जिसे इक्वेडर होस्ट करेगा, नेक्स्ट वाला जो इक्वेडर होस्ट करेगा। अरे यार जीता था अर्जेंटीना ने, कौन सा कप था वो? कौन सा था, कौन सा था? एनी आइडिया किसी को बेटा? जिसे इक्वेडर होस्ट करेगा, फुटबॉल से रिलेटेड है। कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका, जब फुटबॉल की बात हो रही तो कोपा अमेरिका। जो कोपा अमेरिका 2021 है, इट इज होस्टेड बाय ब्राजील, इट इज होस्टेड बाय ब्राजील। एंड जो विनर है ना बेटा, होस्टेड बाय ब्राजील, और जो विनर है यहां पर इट वाज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर ये कप अपने नाम किया था, कोपा अमेरिका 2021 का। और 2024 का जो कप है ना, इसको कौन होस्ट करेगा? इक्वेडर। इक्वेडर 2024 का कप होस्ट करेगा। इसको याद रखना कि विच कंट्री विल होस्ट दी, विच कंट्री विल होस्ट दी कोपा अमेरिका 2024। तो आंसर बनता है यहां पर इक्वेडर, ओके। एक और कप रहा था यूईएफए यूरो 2020, यूईएफए यूरो 2020, और इस कप को किसने जीता था? यूईएफए यूरो 2020, इस कप को किसने जीता था? कुल मिलाकर इसमें 11, मतलब यूं कह सकते हैं 11 देशों ने इसको होस्ट किया था। तो अपने लिए दोनों कप बैक टू बैक रहे थे। यूईएफए यूरो 2020, यूईएफए, इसको हम लोग यूरो कप के नाम से भी जानते हैं, 2020। तो इसमें जो चैंपियन रहा था इट वाज इटली, ये इटली का सेकंड टाइटल रहा था, ओके। यहां होस्ट कंट्री आप लोग याद नहीं रख सकते, 11 शहरों में से होस्ट किया गया था, 11 वेन्यूज रहे थे यहां पर। तो रनर अप जो रहा था, जिसको हराकर जीता था, इट वाज इंग्लैंड, ओके। इंग्लैंड को हराकर ये टाइटल रहा था। लेकिन हम लोग ये याद रख सकते हैं कि 2024 का यूईएफए यूरो 2020 कौन होस्ट करेगा? यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप बोलिए, यूरो 2024 बोलिए, इसे कौन होस्ट करेगा? इट विल बी होस्टेड बाय जर्मनी। इसे बेटा जर्मनी होस्ट करेगा, ठीक है। कौन होस्ट करेगा? जर्मनी। ये नाम याद रखना कि इसको होस्ट करेगा जर्मनी। क्लियर है? 2 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 2 क्वेश्चन से हम लोगों ने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यहां से। क्वाड कंट्रीज नेवीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विल कंडक्टेड एनुअल नेवल एक्सरसाइज इन
कोस्ट ऑफ गुआम। सवाल यह कि इस एक्सरसाइज का नेम क्या है, मतलब कोस्ट ऑफ गुआम में जो क्वाड नेशन है, मतलब इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये एक एनुअल नेवल एक्सरसाइज को आयोजित करेंगे। सवाल बहुत सिंपल सा है कि इस एक्सरसाइज का नेम क्या है जो इनके बीच में रहने वाली है। कल मैंने इन देशों की भी आपको एक्सरसाइज बताई थी, यूएसए वगैरह, इन सभी की। वैसे अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5 मालाबार। अब जरा पहले तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, सिलिनेक्स किसके साथ सर? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है मित्र शक्ति। ओके, मित्र शक्ति, सिलिनेक्स, ये भारत की दोनों किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। ये दोनों एक्सरसाइज जो ये सिलिनेक्स है ना, सिलिनेक्स बेटा, ये श्रीलंका के त्रिंकोमाले में रहा था, इसका 8th एडिशन त्रिंकोमाले में। ओके, त्रिंकोमाले श्रीलंका में इसका 8वां संस्करण रहा था। क्लियर? इसके अलावा भारत की एक एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है काजिंद। काजिंद, ये किस देश के साथ एक्सरसाइज भारत की रही थी? काजिंद, एनी आइडिया? अरे सर, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ भारत की ये एक्सरसाइज होती है। कजाकिस्तान के साथ 2 एक्सरसाइज भारत की होती हैं, एक तो काजिंद हो गई, और काजिंद के साथ साथ एक और बेटा, इट इज प्रबल दोस्त्यक। प्रबल दोस्त्यक, ओके, प्रबल दोस्त्यक और काजिंद, ये दोनों ही भारत की किसके साथ है? कजाकिस्तान के साथ। प्रबल दोस्त्यक और काजिंद, ठीक है, ये क्लियर। सिलिनेक्स क्लियर हो गया। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये भारत की किस देश के साथ है सर? इंडोनेशिया के साथ। ये इंडोनेशिया के साथ है। कौन कौन सी? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ये किर्गिस्तान के साथ भारत की। ओहो यार, मैंने एक्सरसाइज की जगह यहां पर देश का नाम ही लिख दिया है। इसके साथ होती खंजर। खंजर, ठीक है, किर्गिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज होती खंजर। खंजर नाम आएगा, मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा, खंजर। और ये खंजर कहां पर रही थी? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में रही थी। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल एक्सरसाइज हुई है खंजर। तो जो जो हो चुकी हैं उनमें एक नाम तो आ गया खंजर, ठीक है, एक नाम आ गया सिलिनेक्स, और ये मालाबार होने वाली है। बाकी तो आपके क्लियर है। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप है। जापान के साथ कौन सी है? जिमैक्स है। ओके, जापान के साथ जिमैक्स एक्सरसाइज है। और कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, जिमैक्स, ये भारत की जापान के साथ है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? तो उल्टा चलें बेटा। सबसे पहले आंसर है 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को आता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ओके, वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। ओके, इसी दिन आता है इंटरनेशनल यूथ डे भी, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर नेशनल यूथ डे की बात करें जो भारत में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, ये आपका 12 जनवरी को रहता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे रहता है। 10 अगस्त को रहा था वर्ल्ड लायन डे। ओके, वर्ल्ड लायन डे। और 10 अगस्त को ही रहा था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त। तो 10 अगस्त क्लियर हो गया, 12 अगस्त क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा बेटा एक और डे रहा था 9 अगस्त को, अलग से और लिख लेना 9 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त, इस दिन कौन सा डे था? नागासाकी डे, नागासाकी डे। ओके, नागासाकी डे के साथ एक और डे रहा था वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व आदिवासी दिवस। और जो विश्व आदिवासी दिवस है इसको एक और नाम दिया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। अंतरराष्ट्रीय या विदेश, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस बोलिए, विश्व आदिवासी दिवस बोलिए, ये 9 अगस्त को रहता है। और इसी दिन नागासाकी डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। 8 अगस्त को, 8 अगस्त को इस वर्ष 79th एनिवर्सरी मनाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट की 79th एनिवर्सरी इस वर्ष ऑब्जर्व की गई। 7 अगस्त को एक डे शुरू किया गया जैवलिन थ्रो डे, नीरज चोपड़ा के सम्मान में जैवलिन थ्रो डे अब से 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा। और इसी दिन एक और डे आता है, इसी दिन नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे। ओके, यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसका इस बार ये कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन रहा था, 7th एडिशन। 6 अगस्त को डे आता है हिरोशिमा डे, 6 अगस्त को बेटा एक डे आएगा हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे। और हिरोशिमा डे के साथ साथ एक और रहा था ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे। किस नंबर का फाउंडेशन डे था ट्राइफाइड का? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 8 अगस्त को जो रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी रही थी 79th। ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे कौन सा था बेटा? ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, यहां पर 6 अगस्त को हो गया क्लियर।
1 अगस्त याद रखिएगा, इट इज मुस्लिम वीमेन राइट डे। कल मैंने मुंह से नेशनल वीमेन राइट डे निकल गया था, बट इट इज नॉट नेशनल वीमेन राइट डे, इट इज मुस्लिम वीमेन राइट डे। ओके, मुस्लिम वीमेन राइट डे प्रत्येक वर्ष कब ऑब्जर्व करते हैं? तो बेटा 1 अगस्त को मुस्लिम वीमेन राइट डे मनाया जाता है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। एक अगला, द लार्जेस्ट एवर मेंबर इंडियन कंटिजेंट गिवन अ फॉर्मर वर्चुअल सेंड ऑफ फॉर टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम। असल में क्या है कि जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 पूरा पैरा ओलंपिक के लिए, जो कि जापान में होगा, 2020 का पैरालंपिक गेम जापान में ही होगा, जहां पर ओलंपिक वहीं पर पैरालंपिक, इसमें जो इंडियन कंटिजेंट, जो भारतीय दल गया है, उसमें लार्जेस्ट एवर दल भेजा गया है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर गए? 54। इस वर्ड को याद रखना, टोटल कितने मेंबर गए? 54। अब एक सवाल एग्जामिनर यहां पर यह पूछ सकता है, और इसके अलावा पैरालंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताइए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैरालंपिक में भारत के फ्लैग बियरर कौन होंगे? फ्लैग बियरर तो तमिलनाडु के जो हाई जंप से संबंधित हैं खिलाड़ी, हाई जंप से, इनका नाम है मरियप्पन थंगा वैलू। नाम याद रखना आपको, मरियप्पन। इनको ना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, और कौन बनेगा करोड़पति का ये क्वेश्चन भी रहे थे, मरियप्पन थंगा वैलू। ओके, ये दोस्त राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब दोस्त बदलकर क्या हो गया, जिसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से रख दिया गया है। तो दोस्त आंसर तो 54 था। इसके अलावा तमिलनाडु के हाई जंप से संबंधित मरियप्पन थंगा वैलू, ये ओपनिंग सेरेमनी पे फ्लैग बियरर रहेंगे। प्लस इसके अलावा एक जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया, थीम सॉन्ग ये है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। ओके, और कर दे कमाल तू को लिखा किसने? संजीव सिंह ने। ये नाम और जरूर याद रखना, संजीव सिंह के द्वारा इस सॉन्ग को लिखा गया है। अब जरा एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लें। ऑप्शन में भी फिर दोबारा कुछ इंडेक्स दिख रहे हैं तुम लोग को? हाँ सर, इंडेक्स दिख रहे हैं भाई। इंडिया की 14th रैंक किस में रही थी? 14th 14वें नंबर पे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। ओके, इंडिया किस नंबर पे? 14th नंबर पे। इसमें इंडोनेशिया ने टॉप किया था, धुंधला धुंधला याद रख लेना, इंडोनेशिया ने टॉप किया था। 67 भारत की रैंक किस में रही थी? ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में इंडिया 67वें नंबर पे रहा था। और इस इंडेक्स में किसने टॉप किया था बेटा? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया। 43rd किस में रहा था? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया किस नंबर पे था? 43rd नंबर पे। और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो इसमें टॉप पर था स्विट्जरलैंड। मतलब एक तरीके से देखें तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर, जिसमें इंडिया 67वें नंबर पे रहा है, और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जिसमें इंडिया 43rd नंबर पे रहा है, उसमें भी स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था। ठीक है बेटा। 49th किस में रहा था? 49th एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रहा, जिसमें इंडिया 49th रहा था, वही जिसमें स्वीडन ने टॉप किया था, स्वीडन ने टॉप किया। और दूसरा एक चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया था, इसमें भी इंडिया 49th प्लेस पे रहा था। ठीक है, अब तो लग रहा है मुझे धुंधला धुंधला तुम लोग को याद भी होने लगा होगा कि भाई फलाने फलाने इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही, फलाने फलाने इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा भी रिसेंट में हम लोगों ने एक इंडेक्स पढ़ा है, परसों तरसों की बात है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 122nd 122वें नंबर पे रहा था 181 देशों में। याद आ रहा है सर? इसको भी सिंगापुर ने ही टॉप किया था, सिंगापुर के द्वारा इस इंडेक्स को टॉप किया गया था। और इसके बाद जो देश था वो था स्लोवेनिया, स्लोवेनिया इसमें दूसरे नंबर पे रहा था, सिंगापुर ने टॉप किया, स्लोवेनिया दूसरे पे, और इंडिया इसमें 122वें नंबर पे रहा था, 122nd। ठीक है, जिसका नाम है द आर्ट सिनेमा, बुक का नाम है द आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगटन फ्यूचर फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी, इज रिटन बाय हुम। पुस्तक आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगटन फ्यूचर फिल्म एंड इंडस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई ये तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। जरा एक बार बताइए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करिए। देखो, एलिमिनेट करके भी तुम लोग बढ़ सकते हो। संजय गुब्बी भाई ने एक किताब लिखी थी, वो थी लेपर्ड के ऊपर, लेपर्ड, लेपर्ड डायरीज। याद आ रहा है? लेपर्ड डायरीज,
बस बात खत्म, इतना ही याद रखना है। लेपर्ड डायरीज इज ऑथर्ड बाय दी संजय गुब्बी। संजय गुब्बी के द्वारा लेपर्ड डायरीज पुस्तक का मतलब लिखा गया था, इसको ऑथर किया गया था। इसके अलावा एक बुक थी माय ओन मजगांव, ध्यान से सुनेगा, मैं और पूरी की पूरी बुक बता दे रहा हूं आपको। माय ओन मजगांव, इस बुक का नाम भी आप लोग याद रखना। इस बुक के ऑथर का नाम है रमेश बाबू। रमेश बाबू, हम लोग अगर पिछले वीक को याद करें तो उसमें ये रमेश बाबू का नाम भी आएगा। एक नाम था इन एन आइडल, इन एन आइडल वर्ल्ड। इन एन आइडल वर्ल्ड के ऑथर कौन थे? कुणाल बासु। कुणाल बासु, ओके, कुणाल बासु। कुणाल बासु के द्वारा कौन सी किताब लिखी है? इन एन आइडल वर्ल्ड इज ऑथर्ड बाय कुणाल बासु। कुणाल बासु, ओके। एक बुक थी, इसका नाम था द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग। द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग, द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग, ओके। एक मिनट, द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग, इसके ऑथर का नाम था गौतम वैद। गौतम वैद। तो बेटा द ओन माय ओन मजगांव रमेश बाबू, एन इन एन आइडल वर्ल्ड कुणाल बासु, द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग गौतम वैद के द्वारा लिखी गई। द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग गौतम वैद के द्वारा लिखी गई। इसके इसके अलावा और कौन सी किताब थी जो आपको याद आ रही है? और कोई भी? सर ये तो ऑथर बता दीजिए जो कमेंट में लिखे हुए हैं, कमेंट में लिखे वो तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा भी तुम लोगों को अगर कुछ भी याद आ रहा है जो अभी हाल फिलहाल रहा हो। सर सुधा मूर्ति तो काफी फेमस है, इनके नाम पर जो इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ओके। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इस पुस्तक की ऑथर है सुधा मूर्ति। ये एक लिस्ट में दे दूंगा मैं आपको इस महीने के। द अर्थ स्पिनर, ये किसने लिखी है? द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय। द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय के द्वारा लिखी गई है। द अर्थ स्पिनर, क्लियर है? ठीक है, तो द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय, सुधा मूर्ति हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, माय ओन मजगांव रमेश बाबू हो गया, रमेश बाबू, ठीक है। इन एन आइडल वर्ल्ड कुणाल बासु हो गया। लेपर्ड डायरीज संजय गुब्बी हो गया। द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग गौतम वैद के द्वारा लिखी गई है, ओके। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। गवर्नमेंट विल सेल 20। आज का पहला और इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान से समझना, रामसर कन्वेंशन, काफी न्यूज में रहता रामसर कन्वेंशन, ओके। 4 और साइट को इसमें यहां पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। जरा देखिए रामसर कन्वेंशन का मतलब क्या है। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। जो भी आर्द्र भूमि है, जो भी वेटलैंड है, जितने भी वेटलैंड है, उन सभी के कंजर्वेशन के लिए, उन सभी के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी की गई है, इंटरनेशनल ट्रीटी की गई है, रामसर कन्वेंशन। असल में से रामसर कन्वेंशन बोलते हैं इसको हम लोग, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं। या तो रामसर कन्वेंशन बोल लीजिए या तो फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड बोल लीजिए। हुआ क्या था ना कि ईरान है, ईरान में बैठा एक शहर है रामसर, और उस रामसर में ही इस ट्रीटी को साइन किया गया था। भाई ये जो ट्रीटी है, जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है रामसर कन्वेंशन, इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा क्यों? असल में 1971 की बात है, 1971 की। इस कन्वेंशन को साइन किया गया था रामसर में बैठ के, इसलिए नाम दे दिया रामसर कन्वेंशन। जैसे आगरा में बैठ के कोई अभी समझौता हो जाए तो उसको नाम देते आगरा एग्रीमेंट, आगरा एकॉर्ड, आगरा कन्वेंशन, बजाय कोई और नाम देने के जिस शहर में समझौता हुआ उसी शहर में उसको नाम दे दिया गया है, ओके। क्लियर है? तो ये रामसर कन्वेंशन मतलब क्या है कि रामसर में वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसका नाम कर दिया गया रामसर कन्वेंशन। और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1971 में, 1971 में। 2 फरवरी 1971 को इसको साइन किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। देखो चीजें कैसे लिंक होती हैं। 2 फरवरी को इसको साइन किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। लोकेशन इसकी ईरान का शहर रामसर है। और ये कब से लागू हुई थी, ये कब से इफेक्टिव हुई थी? तो 1971, 21 दिसंबर 1971 से लागू की गई, लेकिन इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बेटा वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जरा समझना, 4 जो इंडियन साइट है जिनको इसमें शामिल किया गया, 4 मोर इंडियन साइट, 4 और इंडियन साइट है
2 हरियाणा से हैं, तो पहली दफा बेटा हरियाणा इसमें आ गया। और गुजरात से भी यहां पर 2 और शामिल कर ली गई हैं, ठीक है। तो 2 गुजरात से, 2 हरियाणा से लेकर 2 गुजरात और 2 हरियाणा, 2 + 2 4 हो गया। इनको यहां पर शामिल किया गया है किसे? एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो 4 और भारतीय स्थलों हरियाणा और गुजरात से 2-2 को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। सर 75 लिखा है, तो बेटा 75 ही तो पढ़ रहा हूं, 1975 मैंने क्या पढ़ दिया? इफेक्टिव फ्रॉम 1975 और साइंड इन 1971, ठीक है ना? मैंने क्या पढ़ दिया? गलत पढ़ दिया क्या? ठीक है, अब जरा देखिएगा, जो फर्स्ट टाइम जो ऐड की गई फॉर द फर्स्ट टाइम 2 वेटलैंड इन हरियाणा, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है। तो दोस्त गुरुग्राम में एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको शामिल किया गया। भिंदवास खपरावास सेंचुरी हम लोग पढ़ते थे। और एक दोस्त झज्जर में एक है भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हरियाणा से 2 कौन से हैं? एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कि रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। ये दोस्त कहां से हो गए? हरियाणा से। और एक आगे बढ़ते हैं, ये गुजरात से 2 कौन से हैं? गुजरात से, तो गुजरात से बेटा एक है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है? थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। और दूसरा है बदवाना वेटलैंड, ओके, बादवाना वेटलैंड। तो वादवाना वेटलैंड, ये हमें नाम याद रखने हैं, तो मैं कुछ याद नहीं करना, मैं सब याद करा दूंगा। वादवाना वेटलैंड, तो दोस्त गुजरात का एक वादवाना वेटलैंड और एक थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को शामिल किया गया। तो कहने का मतलब ये टोटल मिलाकर अब नंबर कितने हो गए हैं रामसर साइट के? तो ये 46 है। जो सरफेस एरिया ये पूरा कवर कर रहा है, इट इज 1083322 हेक्टेयर है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सुपर बनेगा कि टोटल मिलाकर कितनी रामसर साइट है इंडिया में? तो 46 अब हो गई हैं। 2 गुजरात से और आ गई हैं, एक बदवाना वेटलैंड और एक थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक 2 गुड़गांव, 2 हरियाणा से हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक ये भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुझे सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करके बताना है, गुजरात से और कौन सा है? एक और है गुजरात से 2 शामिल हुए, गुजरात से एक और है, जरा मुझे इसका नाम बताइए। ये देखिएगा रिसेंट के ये हैं, ठीक है। मेरा आगरा भी इसमें मेरे भाई नाम आ रहा है। देखो, एक सुर सरोवर, इसे हम लोग कीटम लेक बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रेमी युगल है उनके लिए काफी पसंदीदा स्थान हुआ करता था। हम स्कूल में थे ना, तब हमारे स्कूल, हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते तो रौनकता के पास था, ठीक है, बाल मुकुंद रामचंद्र बाजारी, तो उसी के बगल में मेरे भाई ये कीटम लेक हुआ करती। तो काफी लोग हम सुनते थे, हमारा तो लड़कों का स्कूल होता था, ठीक है, तो हमें नहीं इतना ज्यादा समझ में आता, लेकिन बातें तो खूब होती थी। शादी नहीं हुई, बारातें तो हुई है ना, तो बातें होती थी बेटा ये कीटम लेक है, प्रेमी युगल के लिए काफी बढ़िया क्षेत्र है। तो सरकार इसका भी कंजर्वेशन कर रही है कि इसको बचाओ, नहीं तो प्रेमी युगल कहां जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में बेटा ये सुर सरोवर लेक है, ठीक है, या यूं कहें कीटम लेक है, सुर सरोवर झील है, इसको भी वर्ल्ड वेटलैंड में शामिल किया गया है। ये 2020 के हैं, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में बेटा, तसोकर कॉम्प्लेक्स ये लद्दाख में है, लद्दाख में 42nd बना था। उसके बाद ये 43rd सुल्तानपुर हो गया नेशनल पार्क, 44 बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 45th थोल लेक और 46 बदवाना वेटलैंड। इनको दोस्त 2021 में शामिल किया गया। 2020 वाले भी आप लोग देख लो, कवारताल लेक बेगूसराय बिहार और असन बैराज ये उत्तराखंड में, ओके। तो बेटा ये दोस्त ये जरूर याद रखना, ये एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि ये रिसेंट के सारे 2020-21 के। और ये दोस्त बैंक में तो चलो अपडेटेड पूछेगा, एसएससी रेलवे में ना वो 2020 के उठा लेगा। अनाड़ी है वो, नहीं खिलाड़ी है वो, ठीक है। जरा देखो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने क्या किया, इन्होंने बेटा सोन चिरैया, ठीक है, सोन चिरैया एक सिंगल ब्रांड लॉन्च किया। असल में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह होते हैं, गांव देहात क्षेत्र में, टाउन एरियाज में, कुछ कॉमन सोशो इकोनॉमिक पर्पस से एक ग्रुप बनाते, फिर आपस में एक दूसरे को फंडिंग करते हैं, ठीक है, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। तो जो भी अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उनको प्रमोट किया जाएगा इस ब्रांड के तहत। सोन चिरैया, ओहो नाम देखो कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं, ठीक है, सोन चिरैया। तो आपको नाम याद रखते हुए चलना, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई ये किस ब्रांड के तहत, ये पूछेगा कि किस ब्रांड के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, ओके। अब जरा देखते हैं ध्यान से, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल कर यहां से आता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, ये किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये कौन देख रहा है? तो मिनिस्टर का नाम है बेटा
हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, ओके। और जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। राज्यसभा एमपी हैं उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद भी हैं, इसको और याद रखना। प्लस इसके अलावा एसएचजी को लेकर अभी आरबीआई ने कुछ किया था, हाँ किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ओके, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन मिलेगा। बजाय 10 लाख के अब उनको लोन दिया जाएगा 20 लाख का। किसके तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत अब 10 लाख की बजाय बेटा 20 लाख मिलेंगी, 20 लाख मिलेंगे बिना किसी सिक्योरिटी के सेल्फ हेल्प ग्रुप को एज अ लोन। और यह आरबीआई ने डिसाइड किया है। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी अर्बन पुअर वीमेन है उन सभी को स्किल करना, उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवाना, जिससे कि वो कहीं ना कहीं खुद की आजीविका के लिए काम कर पाए। ओके, तो ये न्यूज याद रखनी है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको लोन दिया जाएगा बिना कुछ गिरवी रखे। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बजाय 10 लाख के अब उनको कितने का लोन मिलेगा? 20 लाख का। ओके, नेक्स्ट देखना बेटा, अगला नेक्स्ट न्यूज, ये तो और इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, ठीक है दोस्त, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। बुक इसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इज ऑथर्ड बाय द हिस्टोरियन बिमल प्रसाद एंड ऑथर सुजाता प्रसाद। तो एक पुस्तक, इसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इतिहासकार विमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो बे दोस्त आपको बुक का नाम याद रखना, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका नाम है अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण साहब, और ये बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखी गई। ओके, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब, इन्होंने एक बुक रिलीज करी, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब इसमें कोई एक कॉमन ऑथर नहीं है, इसमें करीब 25 से 30 के आसपास ऑथर है बेटा, आई थिंक 28 है जिन्होंने सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इस बुक को एडिट किसने किया है? फॉर्मर मिनिस्टर राज्यसभा से सांसद केजे अल्फोंस। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब है, इनके द्वारा एक पुस्तक रिलीज की गई, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, और इस पुस्तक को एडिट किसने किया है? केजे अल्फोंस साहब ने। ओके, केजे अल्फोंस, क्लियर है? केजे अल्फोंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे, आईएनएस तबर, 2 एक्सरसाइज है बैक टू बैक। अभी जाना नहीं यार, आज बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया, प्लीज यार, ठीक है। आज के बाद से तुम्हें कंटेंट वाइज 0.01% कमी नहीं होने दूंगा, बस कोशिश करना डेली लाइव सेशन जुड़ने की, ठीक है। आईएनएस तवर है, ये कहां पहुंच गया है सर? ये पहुंच गया पोर्ट्समाउथ में। कहां पर पहुंचा आईएनएस तवर? ये पोर्ट्समाउथ पहुंचा है टू अंडरटेक एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज कॉन्कन बिटवीन इंडियन नेवी एंड ब्रिटेन नेवी। ओ माय गॉड, इंडिया और यूके के बीच में एक्सरसाइज है, कौन कौन सी हैं सर? एक तो है अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, एक है बेटा कॉनकन, सॉरी बेटा नहीं, ठीक है दोस्तों, एक अजय वॉरियर है, कॉनकन है, और दूसरा एक और है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है दोस्तों। एक अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष है। जो इसमें कॉनकन नहीं, कॉनकन, ये एक्सरसाइज होने वाली पोर्ट्समाउथ में। और इस पोर्ट्समाउथ में कौन सी शिप भारत की पार्टिसिपेट करेगी? यहां पर आईएनएस तबर, आईएनएस तबर, क्लियर है? आईएनएस तबर, ठीक है, क्लियर है बेटा। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सोनचिरैया, a single brand to promote product made by अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको एक सिंगल ब्रांड के तहत बेटा प्रमोट किया जाएगा। सोनचिरैया उस सिंगल ब्रांड का नाम है। सिंपल सा सवाल है, हु इज द मिनिस्टर? मिनिस्टर कौन है? आंसर बनता है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। अब जरा देखना, अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ओके, रेलवे मंत्रालय ये देख रहे हैं। दूसरा बेटा कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ये देख रहे हैं, कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ये देख रहे हैं। तो आईटी मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, और बेटा राज्यसभा एमपी है ये उड़ीसा से, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। इस बात को ध्यान रखना, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद। पशु क्या खाते हैं बेटा? खाना, यानी कि फूड।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ओके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस। और बेटा इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार से ये सांसद हैं पशुपति कुमार पारस। तो 1 2 3, अच्छा राजकुमार सिंह रह गए। पावर मिनिस्टर है, ऊर्जा मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर प्लस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। भाई ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री के अलावा ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। और बेटा आरा बिहार निर्वाचन क्षेत्र है इनका, आरा बिहार, बिहार के आरा से सांसद है राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह क्लियर है, पशुपति कुमार पारस क्लियर है, अश्विनी वैष्णव क्लियर है। हरदीप सिंह पुरी के बारे में तो पता ही है भाई, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री देख रहे हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री देख रहे हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मनसुख एल मंडाविया ये अपने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है बेटा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर का नाम क्या है? मनसुख एल मंडाविया। प्लस केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, रसायन और उर्वरक मंत्री। और ही इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात, और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद है। क्लियर है बेटा? एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, हु विल बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड, ध्यान सुनेगा, उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है? किनको अपॉइंट किया गया है बताइए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। आंसर बनता है वंदना कटारिया, ये हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है। नितिन गडकरी जो अपने रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है, नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र है, नागपुर महाराष्ट्र। इनको खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको? खादी प्राकृतिक ब्रांड के, जो खादी प्राकृतिक पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? नितिन गडकरी। ओके, नितिन गडकरी, क्लियर है? नितिन गडकरी। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन देखो, कुलदीप हांडू ये वुशु प्लेयर हैं और इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहां पर? कुलदीप हांडू। ओके, अभी रिसेंट में जो ब्रांड एम्बेसडर आए थे उसमें विराट कोहली का नाम जरूर पूछा गया था कि विराट कोहली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो बेटा विराट कोहली को अभी हाल फिलहाल वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यही क्वेश्चन था। दूसरा डिजिट इंश्योरेंस ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, डिजिट इंश्योरेंस। तीसरा विज ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चौथा ग्रेट लर्निंग। ओके, तो ग्रेट लर्निंग, वीवो, डिजिट इंश्योरेंस, विज, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। ठीक है, अब दोस्त रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर किसका बना रखा है? असल में एक ग्लेनमार्क फार्मा है, ग्लेनमार्क फार्मा, उसका एक प्रोडक्ट है कैंडिड पाउडर, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर है, फाइनेंस पियर। डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है, ओकले के हैं, ओकले। IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर है, ला लीगा के। दूसरा दोस्त वीगा के ब्रांड एम्बेसडर, वीगा, ग्लेनमार्क फार्मा, फाइनेंस पियर, डॉक्टर ट्रस्ट, ओकले, IIFL फाइनेंस, ला लीगा हो गया। प्लस क्रिक किंगडम, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी ये बनाए गए हैं। कौन बनाए गए बेटा? तो रोहित शर्मा। ओके, इसके अलावा और रिसेंट में अभी हाल फिलहाल कोई बने हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल जैसे महेंद्र सिंह धोनी को भी तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, रविंद्र जडेजा को भी तो बनाया गया था। रविंद्र जडेजा, कल का मैच देखते, रविंद्र जडेजा भाई ने जिस बॉल पे आउट किया वही नो बॉल निकली। जो रोहित शर्मा कैच नहीं पकड़ पाए मेरे भाई, एक विराट कोहली एक कैच छोड़ दिए। कल का मैच क्या शानदार मैच रहा था, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, मजा आ गया मेरे भाई। पूरी सीरीज को हराएगी और भी मजा आएगा। ठीक है, रविंद्र जडेजा, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गुजरात बेस्ड एक
मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, ओके, गुजरात बेस्ड। और ये बेटा इसके अलावा ASICS के भी ब्रांड एम्बेसडर है, ASICS के। एक नाम और याद रखना, कैसेफाई, कल भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं, कैसेफाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, राजकुमार राव कैसेफाई के ब्रांड एम्बेसडर, वही ठुकरा के मेरा प्यार वाले, ठीक है, कैसेफाई के हैं। इसके अलावा सिस्का के भी हैं, सिस्का जो सिस्का एलईडी नहीं है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, यही भाई साहब है अपने, ठीक है, इनका नाम और याद रखना। अच्छा, इनके अलावा और किसका किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी साहब की बात करें, इनको होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। एक दोस्त बीबीएल गैरी, बीबीएल गैरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, चोपड़ा जी, प्रियंका चोपड़ा, ओके, प्रियंका चोपड़ा को बीबीएल गैरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनकी बुक का नाम है अनफिनिश्ड, इनकी एक बुक है इसका नाम है अनफिनिश्ड, ओके। और इमामी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इमामी के, इमामी सोनू सूद, सोनू सूद इमामी के हैं। और सोनू सूद की बायोग्राफी का नाम क्या है, आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा, ओके, इनकी बायोग्राफी का नाम है, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल बेटा, द बुक जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण इज ऑथर्ड बाय हुम। सिंपल शब्दों में यहां पर एक किताब है जयप्रकाश नारायण बायोग्राफी, जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके ऑथर का नाम क्या है, इसके ऑथर का नाम क्या है। अच्छा, आंसर तो यहां पर सिंपल है, सुजाता वर्मा, सुजाता प्रसाद, ओके। अच्छा, हम लोगों ने एक, जब बुक की बात हो रही है तो एक हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक याद आ रही है, हाँ सर याद तो आ रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक एक लॉन्च की जाएगी, इंट्रोड्यूस कर दी गई है क्लास 6 के लिए। तो जो क्लास 6 के स्टूडेंट है उनके लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक लॉन्च करी है सीबीएसई के द्वारा। और इसको बेटा किसने क्यूरेट किया है, तो एनपीसीआई के द्वारा तैयार किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जितने भी एनपीसीआई के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक जिसका नाम है एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, आरवी रविंद्रन, ओके, आरवी रविंद्रन साहब के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। दूसरा, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, ओके, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, इसके ऑथर है पलागुम्मी साईनाथ, पलागुम्मी साईनाथ। ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, पॉइंट नंबर जो 4 है, ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक पुस्तक है जो कि दूती चंद के ऊपर लिखी गई थी, दूती चंद स्टोरी, इसका नाम है पियर्सली फीमेल, पियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक है संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, ओके। और कौशिक बसु, मतलब ये दोनों बैक टू बैक इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट कहूंगा, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों चौथी और पांचवी नंबर के एग्जाम का क्वेश्चन बननी ही है। जो ये कौशिक बासु साहब है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इसका नाम है पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर्स जर्नल, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, ओके, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। तो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, इस पुस्तक के लेखक है कौशिक बासु। नेक्स्ट, आईएनएस तबार अराइव्ड एट पोर्ट्समouth to undertake annual bilateral exercise between Indian Navy and Britain's Royal Navy. What is the name of exercise? आईएनएस तबर भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास के लिए पोर्ट्समाउथ पहुंचा, अभ्यास का नाम क्या है। तो दोस्त पहले तो हम लोग ऑप्शन के इस बेसिस पे भी चल लेते हैं, वैसे आंसर तो अपना कॉनकन है, सबसे पहले इस पे आ जाओ। यूके के साथ भारत की जो एक्सरसाइज होती है अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूके के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष। उसके बाद यहां पर लिखी हुई है सिम्बेक्स, सिंगापुर के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, सिंगापुर, अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। अग्नि वॉरियर, अजय वॉरियर तो बेटा यहां पर इसके साथ है यूके के साथ, और जो सिंगापुर है इसके साथ है अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर,
सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। ओके, अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक एक्सरसाइज रही थी सिटमैक्स, ये भारत की सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच में रही थी। सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, सिटमैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, और सेकंड एडिशन अंडमान सी में रहा था। ठीक है, इसके अलावा डेजर्ट फ्लैग, ये भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज है? असल में ये जो डेजर्ट फ्लैग है ना, ये भारत की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एक्सरसाइज यूएई में हुई थी, यूएई में। और यूएई में भी ये जो एक्सरसाइज थी अल दाफरा में हुई थी। कहां पर? अल दाफरा, अल दाफरा। और इस एक्सरसाइज में भारत ने भी शिरकत करी थी। और जो डस्टलिक एक्सरसाइज है, भारत की उज्बेकिस्तान के साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ। और इसका सेकंड एडिशन कहां पर हुआ था? उत्तराखंड के रानीखेत में, चौबतिया में। उत्तराखंड के रानीखेत में, चौबतिया में इसको आयोजित किया गया था। ओके, डस्टलिक। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फिर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड विच डे एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। प्रधानमंत्री ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया? अगर थोड़ा सा भी अनुभव करना चाहते हो कि उस वक्त क्या रहा होगा, तो अभी का अफगानिस्तान उठाकर देख लो, शायद उस जैसी हालत या उससे बदतर हालत ही रही होगी। ठीक है, क्योंकि अभी चलिए अफगानिस्तान तो कैप्चर कर रहा है, वो अभी उस लेवल पे मारकाट नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त की बात करिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो अपने बहुत सारे परिवार ऐसे थे, भाई बंधु थे, जो बेदखल हो गए थे। ठीक है, घर, जिनके पास घर ही नहीं रहा था बेटा, इधर से उधर उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, मूवमेंट करना पड़ा। तो उसी याद में 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, इसको याद रखना। इसके अलावा और कौन कौन से डे हैं? ये बेटा 14 अगस्त। इसके अलावा और कौन कौन से डे हैं जो कि अगस्त में ऑब्जर्व किए जाएंगे? एक एक करके जरा रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी अगस्त रिलेटेड डेज हमारे हो चुके हैं। तो 1 अगस्त की बात करते हैं। 1 अगस्त को नेशनल वीमेन राइट डे, नेशनल वीमेन, सॉरी मुस्लिम वीमेन, यार ये मैं नेशनल ही पढ़ देता हूं बार बार, मुस्लिम वीमेन राइट डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे रहा था, ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे रहा था। और बेटा 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा डे रहता है, हिरोशिमा डे। ठीक है, इसके अलावा 6 अगस्त को, सॉरी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे। ओके, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। और 8 अगस्त से 7 अगस्त को एक और जेवलिन थ्रो डे, जेवलिन थ्रो डे, ये नया स्टार्ट किया, जेवलिन थ्रो डे भी 7 अगस्त को। 8 अगस्त को कौन सा डे था? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट की 79th एनिवर्सरी रही थी, 79th एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट की रही। फिर बेटा 9 अगस्त को कौन सा डे आया था? नागासाकी डे, नागासाकी डे। और इसी दिन आया था वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। फिर बेटा 10 अगस्त को कौन सा डे आया? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ओके, और इसी दिन एक और डे रहा था वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड लायन डे। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड लायन डे, ये 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे। वैसे बेटा नेशनल यूथ डे कब आता है? नेशनल यूथ डे ये आपका 12 जनवरी को रहता है। और इंटरनेशनल यूथ डे कब रहा था? 12 अगस्त को रहा था। 13 अगस्त को, 13th अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ओके, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। और 14 अगस्त को आ गया यहां पर पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ओके, क्लियर है सभी के? भाई एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने को हाइड कर रहा हूं, जरा फोकस करेगा। कल क्वेश्चन बैंक मैंने दे दिया है, जो भी बच्चे जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया था लिंक से जाके डाउनलोड कर लिएगा। ओके, who has virtually attended 8th meeting of मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग एससीओ नाम देते हैं, उसके मंत्रियों की मीटिंग रही थी। और कौन से मंत्रियों की मीटिंग रही थी? लॉ एंड जस्टिस मंत्रियों की मीटिंग रही थी। और भारत की तरफ से किसने शिरकत की होगी इस 8th मीटिंग में? ऑब्वियसली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू का जो निर्वाचन क्षेत्र है, इट इज अरुणाचल वेस्ट। ओके, अरुणाचल वेस्ट से ये सांसद है। पीयूष गोयल साहब, इनके पास कितने मंत्रालय हैं? आंसर बनता है सर 3 मंत्रालय हैं इनके पास।
एक है बेटा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दूसरा कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। ओके, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, मतलब उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी यही है। तीसरा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मतलब कि कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल, एंड ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये बेटा महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी हैं। ओके, कहां से? महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। जी किशन रेड्डी, ये आपके कल्चर मिनिस्टर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना है। टूरिज्म मिनिस्टर और बेटा मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, कल्चर मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो तेलंगाना का सिकंदराबाद है। तेलंगाना का सिकंदराबाद, तेलंगाना के सिकंदराबाद से सांसद है। अनुराग ठाकुर, ये नाम तो काफी अभी हाईलाइट रहे हैं, रीजन था भाई ओलंपिक अभी कंक्लूड हुए, पैरालंपिक आने वाले हैं, तो ऐसे में अनुराग ठाकुर ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं बेटा ये। ठीक है, तो दो मंत्रालय देख रहे हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर, ये नाम याद रखना। धर्मेंद्र प्रधान, यार बहुत बड़ा नाम, क्योंकि ये हम लोग जो कर रहे हैं बेटा उससे रिलेटेड तो हमें सभी को पता होना चाहिए, ये कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं, प्लस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री भी इनके पास है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है, और ये राज्यसभा एमपी उड़ीसा से नहीं है बेटा, मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद है। आशा करता हूं पहला सवाल आपके बेहतर तरीके से क्लियर रहा होगा, 5 मिनिस्टर कंफर्म हो गए अपने। नेक्स्ट, होलसेल प्राइस इंडेक्स, विच नेशनल पार्क हैज बिकम फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन, बीएसएनएल विल बी सर्विस प्रोवाइडर ऑफ दीज फोन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और बीएसएनएल इन फोन्स का सर्विस प्रोवाइडर होगा? अब यहां पर मैंने ऑप्शन जो सेट किए हैं, एक तो नेशनल पार्क आपको 5 स्टेट के मैं याद कराऊंगा, जैसे अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब कौन कौन से और नेशनल पार्क हैं? तो पहली चीज तो ये काजीरंगा है कहां पर? असम में है। तो असम में और कौन कौन से? दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओके, औरेंग, इसके अलावा रायमोना और देहिंग पटकई। ओके, तो दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरेंग, रायमोना और देहिंग पटकई। सुल्तानपुर और कालेश्वर, ये बेटा हरियाणा में है। हरियाणा में कौन कौन सा? सुल्तानपुर और एक और है कालेश्वर नेशनल पार्क। सलीम अली, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नेशनल पार्क की बात हो रही है, अगर वर्ल्ड सेंचुरी होता तो गोवा में होता। दाचिगम, काजीनाग, किश्तवाड़, सलीम अली। ओके, दाचिगम, काजीनाग, किश्तवाड़, सलीम अली, तो ये कहां पर हो गया? जम्मू कश्मीर में। सिंबलवारा किस में? हिमाचल प्रदेश, याद आ रहा है, एचपी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खिरगंगा, सिंबलवारा। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खिरगंगा, सिंबलवारा, ये आपके कहां पर हो गए बेटा? हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, मरीन और वंसदा। गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, मरीन और वंसदा, ये आपके कहां पर हो गए? गुजरात में। क्लियर है? सिंपल है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें याद रखना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके हम लोग यहां पर और स्टडी करेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा था रामसर कन्वेंशन, और रामसर कन्वेंशन में सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम आया था। रामसर कन्वेंशन याद आ रहा है? रामसर साइट याद आ रही है? रामसर साइट याद आ रही होंगी। 4 इंडियन साइट हैं जिनको कि अभी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, और रामसर साइट टोटल मिलाकर इंडिया में कितनी हो गई है? 46। जो इसके पहले नंबर 42 थे, अब बढ़कर बेटा 4 और ऐड कर दीजिए, इसमें 46 हो गई। ओके, इसमें 2 तो हरियाणा से हैं। अब ये 2 हरियाणा से कौन है? तो एक तो रहा था सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा रहा था भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा से 2 रामसर साइट में इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा एक थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
और एक है वदवाना वेटलैंड, वदवाना वेटलैंड, ओके। एक तो बेटा हो गया वदवाना वेटलैंड, और दूसरा यहां पर, एक सेकंड, वदवाना वेटलैंड हो गया, दूसरा हो गया यहां पर थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। अब एग्जामिनर एक काम और कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इसका कौन से नंबर का कौन सा है। तो ये जो वदवाना वेटलैंड है ये 46 नंबर का है, ठीक है। 45th का थोल लेक हो गया। भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 44th है, 44वां है। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये 43rd रहा था। इससे पहले ये तो 2021 के हैं, 2020 में भी अभी हाल फिलहाल कुछ चुने गए थे, जिसमें कि एक था दोस्त तशोकर कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख में है, ओके। लुनार लेक था, लुनार लेक ये आपका महाराष्ट्र में है, लुनार लेक महाराष्ट्र, इसका नाम याद रखना। आगरा में है सुर सरोवर झील, सुर सरोवर कीटम लेक इसे बोलते हैं, सुर सरोवर ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक कन्वर ताल था, कन्वर ताल या कन्वर ताल लेक है, ये बिहार में है, ठीक है। एहसन बराज, तो ये 2020 से लेकर मैंने आपको 2021 तक के बता दिए। एहसन बराज ये उत्तराखंड में है। तो ये सारे के सारे अभी हाल फिलहाल शामिल किए गए, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट सीखेगा, हु हैज फ्लैग्ड ऑफ pioneering world record expedition named Operation Blue Freedom from डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। असल में हुआ क्या है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर नई दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से एक एक्सपीडिशन को रवाना किया गया। और ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, असल में सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है एक टीम को जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का ये एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी की टीम के द्वारा, इसलिए इसको यहां पर एक नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको किसने रवाना किया था, ये नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा बेटा। इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। और वीरेंद्र कुमार कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं, तो ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री देख रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, ओके। और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर का नाम है वीरेंद्र कुमार, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इट इज टीकमगढ़, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अब जरा बाकी के नाम देखिएगा, इनकी मिनिस्ट्री में भी ना अभी हेर फेर किया गया है, फेरबदल किया गया। जैसे गिरिराज सिंह साहब है, इनको दे दी गई है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पंचायती राज मिनिस्ट्री, ठीक है। पहले एनिमल हस्बेंड्री देखते थे, अब ये रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्ट्री देखते हैं। और बेगूसराय बिहार से ये सांसद है, बेगूसराय बिहार से ये सांसद है। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास तो वही मंत्रालय है पुराना वाला, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्टर है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महेंद्रनाथ पांडे की कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं, मंत्रालय बदल दिया है। पहले स्किल डेवलपमेंट देख रहे थे, वो धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया। इनके पास आ गई हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किसके पास है। तो दोस्त ये इनके पास आ गई है। और ये कहां से सांसद है, उत्तर प्रदेश के चंदौली से, ओके, उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद है। राव इंद्रजीत सिंह, ये तो हम लोग के लिए हमेशा से नाम इंपॉर्टेंट रहा है। जब जब जीडीपी की गणना की जाती है, सीपीआई की गणना की जाती है, तो मॉस्पी अपने दिमाग में आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये दोनों ही यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह देख रहे हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है हरियाणा का गुरुग्राम, हरियाणा का बेटा गुरुग्राम, ओके, हरियाणा का गुरुग्राम इनका निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, ठीक है। डन यहां तक। विच डे वॉज नौरोज पारसी न्यू ईयर, इट इज द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ पारसी कम्युनिटी। कौन सा दिन पारसी नवरोज है, यह पारसी समुदाय का सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है, बताइएगा जरा। सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे भी, ओके। अभी तो न्यूज पर आएंगे हम लोग, बस ये लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद फिर हम लोग न्यूज पर पढ़ रहे हैं। बताइएगा जरा, किस दिन को नौरोज को पारसी न्यू ईयर के रूप में मनाया गया, ओके। 16 अगस्त, 16 अगस्त। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे डेज रिवाइज करेंगे। 1 अगस्त को कौन सा डे आता है, ध्यान से सुनना।
मुस्लिम वीमेन राइट डे, जो बच्चा पहली दफा मेरे साथ जुड़ रहा है ना भाई, कम से कम 3 दिन जरूर जुड़िएगा लाइव। एक दिन में जज मत करना, एक दिन में समझने वाली वाली चीज नहीं है। आप अगर मेरे साथ बैठे तो मैं आपको ना एक दिन में समझ पाऊं, तो आप मुझे कैसे समझ लेंगे भाई, जहां पर आपको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, जहां पर सिर्फ ये मतलब है कि हाँ भाई यहां से नंबर उठने इसलिए हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट तो मैथ्स और रीजनिंग के अलावा कहीं नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बेटा कहूंगा कि कम से कम 3 दिन देना, गारंटी दे रहा हूं, चौथे दिन खुद नहीं जाओगे, खुद जुड़े रहोगे। ओके, तो मुस्लिम वीमेन राइट डे ये 1 अगस्त को रहता है। फिर इसके बाद 6 अगस्त को रहा था हिरोशिमा डे। ओके, हिरोशिमा डे। और इसी दिन रहा था ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे भी। ट्राइफाइड का फाउंडेशन डे, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को रहा। 7 अगस्त को क्या रहा था, नेशनल हैंडलूम डे। ओके, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था और ये 7th एडिशन था इस वर्ष। 8 को क्विट इंडिया मूवमेंट की 79th एनिवर्सरी रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट की, जब गांधी जी ने 1942 की ये घटना है कि मरो और मतलब डू और डाई का जो नारा दिया था उन्होंने, जिसको अगस्त क्रांति डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। मूवमेंट को मुंबई के गवालियर टैंक से शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस वर्ष 79th एनिवर्सरी रही थी, ये याद रखना है। फिर 9 तारीख को बेटा हिरोशिमा डे, फिर नागासाकी डे यहां पर आ जाता है। प्लस इसी के साथ यहां पर याद रखना वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है, या इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल बोलिए, विश्व आदिवासी दिवस बोलिए, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलिए, ये आपका 9 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, जापान के ऊपर जो 2 बॉम्ब गिराए गए थे, एक जो हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और जो 9 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी के ऊपर, ये था फैट मैन, ठीक है। तो पहले बॉय था बेटा, फिर वो और थोड़ा फैट हो गया, ऐसा याद रख लेना, फैट आ गया तो उससे मतलब कैसे भी याद कर लेना, याद होना चाहिए। 10 अगस्त को अपना वर्ल्ड लायन डे रहा था, ठीक है, विश्व शेर दिवस। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे रहा था, विश्व जैव ईंधन दिवस। ओके, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे की जब जब बात आएगी तो 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त हो गया। और इसी दिन एक और रहा था वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी आपका 12 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ओके, फिर 13 अगस्त को कौन सा डे रहा था, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये आपका 13 अगस्त को रहता है, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है, क्लियर है। कल कल हम लोग 19 तारीख है, 19 तारीख को 2 डे पढ़ेंगे, कौन से होंगे वो कल ही समझेंगे। इसके अलावा मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है। देखो मैं एक छोटी जो है ना, इसने 15 मेडल जीते हैं अभी। असल में हुआ क्या था कि वर्ल्ड यूथ आर्चरी मीट रही, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप रही, ठीक है, वहां पर पोलैंड के ब्रोकले में, कहां पर, पोलैंड के ब्रोकलो में। और वहां पर इंडियन आर्चरी टीम ने टोटल 15 मेडल जीते हैं। ये आपने को याद रखना है, टोटल कितने मेडल इसने जीते, 15 मेडल, 15 मेडल वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप जो रही थी पोलैंड, वहां पर जीते गए थे इंडिया के द्वारा। और इंडिया में इसने 8 गोल्ड मेडल रहे, 2 सिल्वर मेडल रहे थे और बेटा 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे थे। दूसरे नंबर पे फ्रांस रहा था, फ्रांस, और तीसरे पे मैक्सिको, मतलब इंडिया पहले नंबर पे रहा था इसमें, दूसरे नंबर पे इसमें फ्रांस रहा था, ठीक है, और तीसरे नंबर में इसमें मैक्सिको रहा था। चौथी चीज ये कहां पर हुआ था, ये आपको याद रखनी है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के जो इंडिविजुअल इवेंट विनर थे, जिसमें गोल्ड मेडल जो इंडिविजुअल जीता था वो जीता था कोमलिना, कोमालिका, ठीक है। वो मेरे को मिस्टर बजाज वाली कमोलिका याद आ गई थी मेरे भाई, ठीक है, वो कमोलिका, कमोलिका या कोमालिका बारी, ये दोस्त इन्होंने भारत के लिए इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो देखो इकलौता गोल्ड मेडल आया था इंडिविजुअल में, बाकी तो टीम इवेंट में गोल्ड मेडल आए थे, ठीक है। तो ये कोमालिका नाम हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बनेगा, आर्चरी रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आगे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एम्बे इंडिया, इसने क्या किया है कि जो ओलंपियन है, ओलंपियन मीराबाई चानू है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है दोस्त, मीराबाई चानू को एम्बे इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब से बेटा ये इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ये कर देंगी एम्बे इंडिया, अब इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गए मीराबाई चानू। अब मीराबाई चानू क्यों न्यूज में नहीं थी, आप लोगों को ओलंपिक तो याद होगा, अरे सर क्या बात कर दी, ओलंपिक याद नहीं रहेगा। तो ये जो मीराबाई चानू है, इन्होंने भारत के लिए 49 केजी में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल। और ये दोस्त कहां से है, मणिपुर के इम्फाल ईस्ट से है, मणिपुर के इम्फाल ईस्ट से।
तो मणिपुर के इम्फाल ईस्ट से 49 केजी में इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के लिए किसमें जीता था? मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। इनके अलावा सिल्वर मेडल जीतने वाले एक और खिलाड़ी थे, वो थे रवि दाहिया। ओके, और रवि दाहिया ने जो ये मेडल जीता था बेटा, ये 57 केजी में जीता था, 57 केजी में। बट उनका जो स्पोर्ट्स था इट वाज रेसलिंग। ठीक है, मीराबाई चानू को क्या था? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। और जो ये रेसलिंग से थी रवि दाहिया, और ये हरियाणा के सोनीपत से। कहां से? हरियाणा के सोनीपत से। एक सेशन मैंने किया है पूरा का पूरा, शायद 70-80 हजार लोग देख भी चुके हैं उसे, आप लोग भी देख लेना। ओलंपिक रिलेटेड, ओलंपिक बाय आशीष गौतम लिख देना, टॉप पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे